Hello guys, welcome back to our channel DK Online Study. This is काजल अरोड़ा. हमने लास्ट वीडियो में कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे. हम उसी को आज कंटिन्यू करते हैं. अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे आज हम. अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर के लास्ट वीडियो देख सकता है. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इकोनॉमिक्स में हमने एक पार्ट पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है. यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस का पार्ट है. साइंस में भी किसका पार्ट है, सोशल साइंस का पार्ट है. हम डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियो में कर चुके हैं. तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे साइंस ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है. किन दो पार्ट में डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स को, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो क्या स्टडी करती है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ स्टडी करती है. यानी कि हमारी जो लाइफ है उसके फैक्ट्स को स्टडी करती है, बिल्कुल वैसे ही स्टडी करती है जैसे कि वो हैं, कोई चेंज नहीं उसमें, जैसे ही वो हैं वैसे ही स्टडी करती है. यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम से जो इस टाइम चल रही है, प्रेजेंट में हो रहा है जो, या हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसे सॉल्व करना है, वो हमारा जो डील करती है जिसके साथ, उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है. यानी कि डिस्क्राइब करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, क्या है और क्या होगी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस. जो सर्कमस्टांसेस चल रही हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम होगी आगे, उसको जो डील करती है वो हमारी होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ये किसी भी तरीके से की जजमेंट पास नहीं करती है, ये हमें सिर्फ क्या बताती है, एक्चुअल बताती है, जो एक्चुअल में होता है, जिसका यानी कि क्या होता है, प्रूफ होता है, जो फैक्ट्स होते हैं जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा है. तो ऐसा कैसे है, एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इंडिया क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है. जैसे कि एक और एग्जांपल है, प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. प्राइस क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं. अब पेप्सी है, पेप्सी पहले 30 की थी, फिर 35 की हो गई है, तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो 30 से 35 की हुई है, उसके प्राइस बढ़ गए हैं. जिस चीजों को प्रूफ किया जाता है, जिसपे खाली जजमेंट पास नहीं होती है, उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है. यानी कि ये डिस्क्राइब करती है जो चीज पहले थी या अभी है या आगे होगी किसी भी गिवन सर्कमस्टांसेस में, उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस. साइंस का जो सेकंड पार्ट है हमारा क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दिया गया है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमें, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. ये जस्ट एक सजेशन देता है, एक जजमेंट पास करता है. ऐसा जरूरी नहीं कि एक्चुअल हो, ये सिर्फ क्या पास करता है, एक जजमेंट पास करता है, एक ओपिनियन देता है अपना. जैसे हम लोग ओपिनियन देते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, अब वो पढ़े ना पढ़े ये क्या है, एक टीचर का ओपिनियन होता है. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो डील करता है वो किस पे डील करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या किस तरीके से सॉल्व होनी चाहिए, ये होती है हमारी इकोनॉमिक, हमारी होती है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ये सिर्फ और सिर्फ क्या देती है, वैल्यू जजमेंट देती है, सजेशन देती है, ओपिनियन देती है. जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में बोला था हमने, पॉजिटिव के एग्जाम्पल की बात करी थी, तो उसमें क्या बोला गया था, इंडिया क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, और यहां बोल रहे हैं इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए. ये एक तरीके का सजेशन है, एक तरीके की जजमेंट है कि नहीं होना चाहिए. वहां बोला था कि प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं. यहां बोला है प्राइस शुड नॉट राइज, प्राइस को नहीं बढ़ना चाहिए. हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम उसे कैसे रोकें, क्या करें, कुछ किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं होता नॉर्मेटिव में. ये जस्ट एक जजमेंट पास किया जाता है, ओपिनियन दिया जाता है किसी भी चीज को लेकर के. जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, इसमें आपको दिख रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, ये किसी ऑब्जेक्टिव से होता है सिर्फ, ठीक है. ये टेस्टेबल है, अगर मैं इसका टेस्ट करने जाऊंगी तो इसका प्रूफ निकलेगा ही निकलेगा कि ऐसा काम हुआ था, हुआ है या हो सकता है. और ये किसी थ्योरी पे ही बेस्ड होता है. किस पे बेस्ड होता है, ये थ्योरीज पे बेस्ड होता है. जैसे हमारी रियल साइंस होती है जो थ्योरीज पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, उसी तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट सारी थ्योरी फैक्ट्स प्रूफ के साथ होती है. और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जैसे हम तुम कोई भी क्या कर सकता है, वैल्यू जजमेंट पास कर सकता है या ओपिनियन दे सकता है, किसी चीज को लेकर के सजेशन दे सकता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. और सेकंड वाले में मैंने आपको कीवर्ड्स दिए, जैसे कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम होगी, इसे बोलते हैं पॉजिटिव. किस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था या कर रहे हैं या करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव. और नॉर्मेटिव क्या है, ऑट टू, किस तरीके से
करना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, वो चीज कैसी होनी चाहिए थी। और पॉजिटिव क्या होता है, हमारा प्रूफ किया जा सकता है, नॉर्मेटिव हमारा प्रूफ नहीं किया जा सकता। ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। यानी कि देखो, अगर हम डिमांड और प्राइस का ही ले लें कि प्राइस के बढ़ने पे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है दो चीजों के बीच में। यानी कि किसी की वजह से किसी में चेंज आ रहा है तो वो ये प्रूफ करके दिखा सकता है पॉजिटिव। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, इसकी वजह से ये होना चाहिए, हमारे जो पॉपुलेशन है ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, हमारे जो प्राइस है वो नहीं बढ़ने चाहिए, ये सिर्फ एक सजेशन होता है। ये क्या होता है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, यानी कि रियलिटी होता है, एक्चुअल होता है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या होती है, सिर्फ एक जजमेंट पास की जाती है, ये ऑब्जेक्टिव है, किसी ना किसी पर्पस के लिए पॉजिटिव को डाला गया है, और ये क्या हमारा सब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं हमारा इसके बीच में डिफरेंस, जो कि डिफरेंस हम ऑलरेडी मीनिंग वगैरह में कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे कि हमारा मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग स्टार्ट करते हैं। मीनिंग देखते ही आपको याद आ जाएगा कि पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव क्या है। पॉजिटिव क्या होता है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है या जो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करा जा रहा है, प्रेजेंट क्या है प्रॉब्लम, कैसे उसे एक्चुअली सॉल्व किया गया है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाना चाहिए, आगे जाकर के चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं हम एक्चुअल डाटा से। क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। जैसे कि मैंने आपको पेप्सी का बोला कि पहले 30 की आती थी, अब 35 की आती है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस डाटा को वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ भाई एक्चुअल में पहले 30 की थी, अब 35 की थी। फैक्ट्स के साथ होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव क्या होता है, इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि प्राइस हमें रोक देना चाहिए, हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए प्राइस को रोकने के लिए। क्या मैं इसे वेरीफाई कर सकती हूँ, नहीं कर सकती वेरीफाई, तो एक सजेशन हो जाती है। देन है हमारा पर्पस। पर्पस क्या है इसका, कि ये रियल डिस्क्रिप्शन देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रियलिटी में चल रही है वो बताता है ये। और नॉर्मेटिव क्या है, सिर्फ एक आइडिया देता है, वो किस पे डिटरमाइन होता है, आइडियाज पे होता है, जजमेंट पास करता है, ओपिनियन देता है, सजेशन देता है जस्ट, और सजेस्टिव। और पॉजिटिव क्या होता है, आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव किसी भी तरीके की सजेशन नहीं देता, जो एक्चुअल है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जिसे प्रूफ किया जा सकता है, सिर्फ वही देता है हमारा पॉजिटिव। नॉर्मेटिव हमें क्या देता है, सिर्फ ओपिनियन देता है, एक तरीके की सजेशन देता है। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव हमें किसी भी तरीके की वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, नॉर्मेटिव हमें वैल्यू जजमेंट देता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है, और बिल्कुल मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ कि प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। हर चीज को देखते हुए हम प्रूफ कर सकते हैं इसे। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर कंट्री, हम बिल्कुल ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में इनकम को लेकर के भेदभाव किया जाता है, जब भी पुअर और रिच पीपल होते हैं, तो हम प्रूफ कर सकते हैं इसे। और नॉर्मेटिव में क्या है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, इंडिया को प्राइस के लिए क्या करना चाहिए, प्राइस के लिए, प्राइस बढ़ते प्राइस को रोकने के लिए क्या लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। क्या वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक सजेशन दी गई है कि लेने चाहिए। अब वो कब लिए जाएंगे या लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे नहीं पता। हमारी इनकम की इनइक्वालिटी को रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, अब वो की जाएगी नहीं की जाएगी हमें नहीं पता, इसलिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। जो हमारा चल रहा है या हुआ था या होगा उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नॉर्मेटिव क्या होती है, जो लेना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। अब वो होगा कि नहीं होगा उसकी हमें श्योरिटी नहीं होती नॉर्मेटिव में, वो सिर्फ एक सजेशन या जजमेंट पास की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक अब करने वाले हैं वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अब इसका प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है, इसका भी रीजन पढ़ेंगे हम इसी में। अब माइक्रो होता क्या है, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो हमारे ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो हमारी जो सिम्स भी आती है आजकल, माइक्रो एंड नैनो, माइक्रो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब छोटे का मतलब इंडिविजुअल होता है, स्मॉल का मतलब याद रखना क्या होता है, इंडिविजुअल। माइक्रो में से जो आई निकल के आया है उस आई का मतलब है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हम इसमें जिसकी भी स्टडी करेंगे वो अकेले की करेंगे, किसकी करेंगे, अकेले किसी यूनिट की करेंगे, अकेले कंज्यूमर की करेंगे या अकेले प्रोड्यूसर की करेंगे, किसी भी चीज की अकेले बिहेवियर की स्टडी की जाएगी इसमें। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट की हम स्टडी करेंगे, इकोनॉमी के उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है इसमें, सिर्फ अकेले की, अकेले कंज्यूमर की, अकेले प्रोड्यूसर्स की, अकेले प्राइस, एक कॉमोडिटी के प्राइस की, सिर्फ एक चीज की स्टडी करी जाती है, इंडिविजुअल स्टडी करी जाती है जिसमें। और इसके मेन टूल्स है हमारे डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई भी कौन से वाले, इंडिविजुअल, अकेले डिमांड,
इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, या एक मार्केट की डिमांड, एक मार्केट की सप्लाई, दैट इज कॉल्ड हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, अकेले बंदे की इनकम देखी जाएगी इसमें, या अकेले बंदे का आउटपुट देखा जाएगा, कैसे वो आउटपुट निकाल रहा है, या अकेली चीज का प्राइस देखा जाएगा, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि माइक्रो यानी कि सबसे छोटा यानी कि इंडिविजुअल, ये याद रखना बस हमें। और इसे हम प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम डिमांड का रिलेशन भी प्राइस के साथ, इसके मेन जो टूल है हमारे डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड का रिलेशन भी हम प्राइस के साथ पढ़ते हैं, सप्लाई का रिलेशन भी हम किसके साथ पढ़ते हैं, प्राइस के साथ ही पढ़ते हैं, तो इसे हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। हमारा डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंडेंट होती है, पूरी तरीके से प्राइस के बढ़ने और घटने पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसे प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में आई दिख रहा था, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। अब मैक्रो में क्या दिख रहा है, हमें ए दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एज अ होल पूरा पढ़ेंगे। तो यानी कि मैक्रो वर्ड जो ग्रीक वर्ड से लिया गया, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि पूरी इकोनॉमी आ जाती है इसमें। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है, इकोनॉमी की पूरी परफॉर्मेंस को ये देखता है, ये स्टडी करता है, हमारी पूरी इकोनॉमी के बारे में एज अ होल देखता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी कैसी है, जिसमें पूरी इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाती है, उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये उस पार्ट को स्टडी करता है जिसमें एग्रीगेट यानी कि इकोनॉमी पूरी आ जाती है एज अ होल। इसके जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। और जब मैं डिमांड की बात करती हूँ, एग्रीगेट डिमांड की बात करती हूँ, तो उसका रिलेशन किससे देखा जाता है, किसी एक कमोडिटी के प्राइस से नहीं देखा जाता, किससे देखा जाता है, इनकम से देखा जाता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगी, नहीं तो अगर मेरी इकोनॉमी वालों की इनकम बढ़ रही है तो ही हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड भी हम बढ़ा देंगे। तो इनका रिलेशन, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशन हमेशा इनकम के साथ किया जाता है, इसीलिए इसे इनकम थ्योरी भी बोला जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल भी एज अ होल लिए जाएंगे। इनकम किसकी इनकम, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम नहीं, वो तो माइक्रो का पार्ट हो गया। इसमें जो इनकम ली गई है वो किसकी इनकम, नेशनल इनकम यानी कि पूरी इकोनॉमी की इनकम। एग्रीगेट आउटपुट यानी कि पूरी इकोनॉमी का आउटपुट। एग्रीगेट कंजम्पशन यानी कि पूरी इकोनॉमी की कंजम्पशन। इस नोट्स में आपको सब कुछ अवेलेबल होगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया गया है इसमें। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने आपको जो टेक्निक बताई है कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो में आई आ जाता है, आई का मतलब इंडिविजुअल, तो वो क्या स्टडी करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है। मैक्रो में ए आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट, जो कि वो किसको स्टडी करता है, पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है एज अ होल। अब यहाँ पे देख लो, अगर हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये सर्कल आपका पूरा स्कूल है और अंदर जो मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं वो क्या है, हमारी क्लासेस है। अगर मैं एक क्लास का रिजल्ट देखती हूँ, दैट इज कॉल्ड यूनिट, अंदर जो है यूनिट्स हैं। अगर मैं एक ही क्लास का रिजल्ट देखती हूँ, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्लास का रिजल्ट चाहिए मुझे, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं पूरे स्कूल का रिजल्ट जानना चाहती हूँ, यानी कि पूरी इकोनॉमी, ये पूरा सर्कल क्या है मेरा, इकोनॉमी है, यानी कि होल इकोनॉमी का रिजल्ट जानना चाहती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मुझे पूरी एक क्लास का रिजल्ट चाहिए तो वो माइक्रो में चला जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट में चला जाएगा। अगर मुझे पूरे स्कूल का रिजल्ट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो का पार्ट हो जाएगा, वो किस में चला जाएगा, होल इकोनॉमी में चला जाएगा। दैट इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। तो डिफरेंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वही जो हमने पिछला समझा है वही हमें डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, सिर्फ कंपेयर करना है इन दोनों के बीच में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या करता है, जो पूरी कहानी तो आप लिख सकते हैं, जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि माइक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, उसके बिहेवियर को बताता है। मैक्रो क्या करता है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेकर के चलता है, एज अ होल बताता है। और इसके टूल्स हमने पढ़ लिए थे। माइक्रो के टूल्स क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई होते हैं। मैक्रो के टूल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई यानी कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल के प्राइस पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, प्राइस थ्योरी भी बोला गया है इसे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, जो कि किस पे डिपेंड करती है, एक एग्रीगेट इनकम पे डिपेंड करती है। अगर सबकी इनकम बढ़ेगी तो ही सब अपनी
डिमांड बढ़ा रहे होंगे। तो इसे क्या बोला गया है, इनकम थ्योरी बोला गया है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव देखूं तो माइक्रो का ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाए या कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकाले जाए, और इसका मैक्रो का सारा का सारा ध्यान किस पे जाता है, पूरी इकोनॉमी की इनकम पे और पूरी एम्प्लॉयमेंट लेवल देखने पे कि हमारी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे है। और अगर बेसिक एजम्पशन देखे जाए, जब मैं माइक्रो की बात करूंगी कि तो मैक्रो के जितने भी हमारे वेरिएबल हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मैक्रो के वेरिएबल यानी कंजम्पशन, नेशनल इनकम, सेविंग वगैरह सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ माइक्रो के वेरिएबल देखे जाएंगे उसमें, और मैक्रो के वेरिएबल सब क्या रहते हैं, हमारे कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ये सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। सिर्फ प्राइस, अगर मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि माइक्रो का मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, जैसे कि प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन जो मैक्रो के वेरिएबल है, यानी कि नेशनल इनकम हो गई, मेरी इनकम हो गई, या फिर कंजम्पशन हो गई, या सेविंग हो गई, ये सारी चीजें क्या रहेंगी उस केस में, कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि जैसी चल रही थी वैसी की वैसी ही रहेगी। प्राइस में चेंज आएगा, सिर्फ माइक्रो वेरिएबल में चेंज आएगा। मैक्रो के फैक्टर्स हमारे क्या रहेंगे, सारे कांस्टेंट रहेंगे। और अगर मैक्रो के फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो माइक्रो क्या रहेगी, हमारी पूरी की पूरी कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि हाउस होल्ड का डिसीजन या फर्म का डिसीजन सब क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। हमने अदर नेम तो पढ़ ही लिया है कि प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी कैसे बोला जाता है इसे। और एग्जांपल्स की बात करे जाए तो हमारे वही है कि अकेला मेरा माइक्रो में जाएगा, अगर पूरी इकोनॉमी की बात करी जा रही है तो मेरा मैक्रो में जाएगा। जैसे कि माइक्रो का एग्जांपल हो गया अकेले बंदे की इनकम, अकेले बंदे का आउटपुट। मैक्रो का पार्ट हो गया पूरी इकोनॉमी की इनकम, पूरी इकोनॉमी का आउटपुट, ठीक है। इसके आगे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।